नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनास त्यागी और सीधे लिए चलते हैं सौरभ अब लोकसभा जहां पर ललन सिंह बोल रहे हैं। किया भारतीय जनता पार्टी उसकी भागीदार रही, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से ये काम हुआ। आप कहां खड़े हैं जयप्रकाश जी? ऐसे ही चिल्पो करते रहिए, कुछ होना जानी नहीं है। तो इसलिए आज वक्फ संशोधन बिल के माध्यम से मुसलमानों के, पसमानदा समाज के मुसलमानों के लिए, जो पिछड़े वर्ग के मुसलमान हैं, जो गरीब तबके के मुसलमान हैं, जो मुसलमान में भी सबसे निम्न वर्ग के मुसलमान हैं, उनको भी आज न्याय देने का काम हो रहा है। तो आपको चिल्पों बम मचा रहे हैं, आप हल्ला कर रहे हैं, आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं, जैसे लगता है कि इस देश में कोई तूफान आने वाला है। अरे तूफान नहीं आने वाला है। इस देश के पसमानदा समाज के मुसलमान कल नरेंद्र मोदी के साथ खड़े होंगे कि इनके शासनकाल में हमको न्याय मिला। आप कहां नजर आइएगा, नैरेटिव सेट करते रहिए। और उसके बाद आप बताइए, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, बड़ा चिल्लाते हैं महिला सशक्तिकरण के लिए कि महिलाओं को सशक्त करना है, कांग्रेस पार्टी महिलाओं को सशक्त करती है। अरे कहां महिलाओं को? मुसलमान समुदाय में महिला नहीं है क्या? मुसलमान समुदाय में महिला नहीं है? आज अगर मुस्लिम समुदाय के महिलाओं को वक्फ के साथ जोड़ा जा रहा है, आपको क्यों विरोध हो रहा है? मुस्लिम समाज के महिलाओं को भी सशक्तिकरण का हक है, उनके सशक्तिकरण का भी काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। इस वक्फ संशोधन विधेयक के माध्यम से आपका नैरेटिव सेट कर रहे हैं पूरे देश में, जैसे लगता है मोदी जी मुस्लिम विरोधी हैं। मोदी जी पारदर्शी, मोदी जी सेकुलरिज्म, जिस तरह नीतीश कुमार जी ने बिहार में सेकुलरिज्म स्थापित किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी पूरे देश में सेकुलरिज्म को लेकर आगे चल रहे हैं। समाज के हर तबके के साथ, समाज के हर वर्ग के साथ, देश के हर राज्य के साथ एक साथ काम करके उसको विकसित करने का काम कर रहे हैं, इसलिए कि उनका विजन, उनकी सोच व्यापक है। वो विकसित देश बनाना चाहते हैं, आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं। आप देश को संकुचित रखना चाहते हैं, देश को बांट के वोट के लिए धर्म के आधार पर वोट को बांटना चाहते हैं, जो आपका चलने वाला नहीं है। अभी चर्चा हो रही थी, बहुत लोगों ने कहा इस संशोधन के माध्यम से डीएम को अधिकार क्यों दे दिया गया। बहुत लोगों ने सिविल प्रोसीजर कोर्ट तक की बात करी, हमको हंसी आ रही थी। सीपीसी से क्या लेना देना है? गाय का सील भैंस में, भैंस का सील सिंह जो है गाय में लगा रहे हैं। अरे भाई, इस देश में रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स का कस्टोडियन कौन होता है? इस देश में रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स का कस्टोडियन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अगर यह अधिकार दिया गया था, कोई गलत नहीं था, लेकिन फिर भी आपने उसका विरोध किया। तो भाई सरकार ने सोचा कि चलिए आपके विरोध को मान लेते हैं, और उससे बड़े अधिकारी को दे दिया ये अधिकार। लेकिन रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स का कस्टोडियन जिलाधिकारी होता है। आपका अगर झगड़ा होगा, मेरी संपत्ति का अगर झगड़ा होगा, वेणुगोपाल जी आपकी संपत्ति का किसी से झगड़ा होगा, तो कहां जाते हैं आप? खतियान देखने के पास? किसके पास जाते हैं? वही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहां, वही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अदालत में जाते हैं। एक आम मुसलमान भी आज की तारीख में, आम नागरिक अगर मुसलमान का है और उसकी व्यक्तिगत संपत्ति पर कोई विवाद होता है, तो वो जाता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ, और वहीं से उसको न्याय मिलता है। तो आम मुसलमान डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के दफ्तर में जाएंगे, उनको न्याय मिलेगा। अब वक्फ को नहीं जाना है, इसलिए कि वक्फ की जमींदारी है। पूरे वक्फ की संपत्ति पर उसको समाप्त करने का काम, पारदर्शिता लाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। इसका स्वागत करना चाहिए, इसका विरोध नहीं होना चाहिए। अब आप कह रहे हैं कि ट्रिब्यूनल की बात आती है। भाई क्या ट्रिब्यूनल में क्या दिक्कत है? आज का क्या कानून है?
आज का क्या कानून है? आज का कानून यह है जो पाप किया आपने 2013 में। आज का कानून क्या है कि अगर कोई वक्त, जो सुबह में रिजिजू साहब मंत्री जी जो भाषण दे रहे थे, उन्होंने कहा कि धारा 40 को खत्म कर दिया हमने। बड़ा बहुत अच्छा धन्यवाद के पात्र हैं किरेन रिजिजू साहब जी। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग को, राष्ट्रपति भवन की बिल्डिंग को, लोकसभा की बिल्डिंग को बचा लेने का काम किया। नहीं तो कल कह देता कि ये भी मेरा वक्त का संपत्ति है। भाई आपका कौन सा कानून है इस देश में? इस देश में ऐसा कहीं कानून होता है? कोई प्रजातांत्रिक, हम आजादी के बाद से इतने दिनों से इस देश को चला रहे हैं, कौन सा इस देश में ऐसा कानून है कि वक्फ ने जिस पर रख दिया हाथ, वक्फ की संपत्ति हो गई? अभी सेकुलरिज्म के इनके सहयोगी हैं, जिनके आजकल वेणुगोपाल जी, जिस पार्टी जो है, जिसकी पिछलग्गू बनी हुई है, आज उनका भी वायरल हो रहा है। इसी लोकसभा में उनका दिया हुआ भाषण वायरल हो रहा है, जिन्होंने कहा है कि पूरे डाक बंगला चौक को पटना के वक्फ वालों ने कब्जा करके रख लिया है। सख्त कानून बनना चाहिए और उन लोगों को विदा करना चाहिए। तो यही तो आपका है, यही आपका है, वायरल है। जरा बाहर निकल के वेणुगोपाल जी देख लीजिए, नहीं हो तो बोलिएगा, हम भेज देंगे, मेरे पास भी है, हम भी भेज देंगे आपको, देख लीजिएगा। तो आप वक्फ की संपत्ति को अगर आज समाप्त कर दिया उस धारा को, तो बड़ा बढ़िया काम किया। हम धन्यवाद देते हैं रिजिजू साहब के, जिन्होंने इस देश को बचा लिया और इस देश के कई लोगों को इस शिकंजे में फंसने से बचा लेने का काम इन्होंने किया है। इसलिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। अब ट्रिब्यूनल की बात है। ट्रिब्यूनल का क्या था भाई? कल इस कानून के तहत ट्रिब्यूनल में जाइए, ट्रिब्यूनल में जाके आप साबित करिए कि वक्फ का संपत्ति नहीं है, ये मेरा संपत्ति है। और उसको 5 साल तक, 10 साल तक ट्रिब्यूनल सुनता रहेगा। और एक बार ट्रिब्यूनल फैसला दे दिया कि वक्फ वाले सही है, आप फिर कहीं नहीं जाइए, फिर उसी में रिवीजन फाइल करिए। यही तो आज का कानून था, जिसको खत्म करके इस सरकार ने पारदर्शिता लाने के लिए सिर्फ इंडिविजुअल को भी नहीं, अगर वक्फ को भी कोई शिकायत है तो वह भी अपील में जा सकता है, उसको भी आजादी मिल गई है। दो तरफा मामला साफ है। अब चलिए, जो सही होगा वही होगा। और यही काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं, पारदर्शिता लाते हैं। आपको पारदर्शिता से चिढ़ है, आपको पारदर्शिता से नफरत है, तो इसमें मोदी जी क्या करें? उनका चेहरा आपको खराब लगता है तो मोदी जी क्या करेंगे? आपको पसंद नहीं है, उनके काम की प्रशंसा किया करिए। इसलिए आज जो ये संशोधन लेके सरकार आई है, ये संशोधन पूरे वक्फ के कार्यकलाप को, पूरे वक्फ के कामकाज पर, पूरे वक्फ की संपत्ति पर, पूरे वक्फ का इस्तेमाल आम और गरीब मुसलमानों के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए हित में हो, इसकी व्यवस्था के साथ ये संशोधन विधेयक आया है। हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड इसका पूर्ण समर्थन करती है, पारदर्शिता का समर्थन करती है। और पारदर्शिता को लाने के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू साहब का धन्यवाद करते हैं और अपनी बात समाप्त करते हैं। माननीय सदस्य श्री अरविंद सामंत जी। सुनना चाहिए। माननीय चेयरपर्सन मैडम, ये सुनना चाहिए। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 पर हम अपनी विचार प्रकट करने के लिए खड़े हैं। सुबह से बहुत अच्छे भाषण भी सुन रहे हैं। मेरे मित्र रिजिजू जी ने बहुत कुछ कहा। सबसे बड़ी बात है कि मैं खुद भी जेपीसी में था और दुर्भाग्य की बात है कि जेपीसी में आखिर तक क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा कभी नहीं हुई। और यही कारण था क्योंकि जेपीसी में हमने देखा कि नॉन स्टेक होल्डर्स को भी बुलाया जाता था। अब ऐसी स्थिति में
आप जब एक आध बिल लाते हो तो आपका उद्देश्य क्या है, आप क्या चाहते हो। और ये देखने के बाद हर वक्त हमें महसूस हुआ है आप लोगों की कतनी और करनी में बहुत फर्क होता है। आपको जो बिल लाने में किसी को न्याय देने की प्रक्रिया नहीं है आपके मन में। आप अगर हिंदुत्व की आज हमारे राज्य के मुख्यमंत्री ने ललकारा है कि शिवसेना और उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी क्या बोलने वाली है, हिंदुत्व के साथ खड़ी रहेगी क्या, आप हमें हिंदुत्व सिखाने वाले हैं। अगर हिंदुत्व की बात करते हैं तो मैं आपको याद दिलाता हूं कि हाल ही में हमने जो पद्मनाभ मंदिर था उसका खजाना निकाला था। क्या हुआ, उस खजाने को क्यों निकाला, किस लिए निकाला। उसके बाद में केदारनाथ मंदिर, हमारे शंकराचार्य जी ने कहा 300 किलो कौन सोना गायब हुआ। क्या हुआ, किस लिए गायब हुआ, कैसे गायब हुआ। तिरुपति पे भी आपका ध्यान है। अयोध्या में तो आपने देखा कि जिस ढंग से आपने जो कुछ प्रयोग किए तो लोगों ने तो आपको जगह दिखा दी। अयोध्या में वहां के मंदिर तोड़े गए, वहां की मूर्तियां तोड़ी गई, वहां की मूर्तियां वाराणसी में भी हुआ, दोनों जगह गट गए आपके वोट, तो दोनों जगह मूर्तियां भी गायब हुई। ये जो कुछ आप कर रहे हो ना, तो ये मत समझना कि आप जो कुछ कर रहे हो वो सही कर रहे हो। हमें तो डर लगता है क्योंकि आपने इस हाल ही में हमारा चैत्र शुरू हुआ तो महाराष्ट्र में नया साल शुरू हो जाता है, उस वक्त रमजान ईद भी हुई। हमने देखा सौगते मोदी चल रहा है। आज सौगते बिल आ गया, वक्त बिल आ गया, ये सौगते मोदी चल रहा है। तब मुझे याद आई, कैसे भूल जाते हो आप कि हमारे इसी सरकार के आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे, उन्होंने कहा था मंगलसूत्र छीना जाएगा। हमारे यूपी के मुख्यमंत्री जी ने कहा था बटेंगे तो कटेंगे। कौन बांटने वाला था, कौन काटने वाला था। आपको उनके बारे में प्यार आया आज, ये प्यार देख के हम भी अचरज हो गया। वाह, मुझे लगता है बिहार के चुनाव नजर आ रहे हैं। देख रहा था मेरे मित्रों के, पुराने मित्रों के भाषण, तो बिहार के चुनाव नजर में आ रहे हैं। सर, अब आपके न भूलना, ये देश के आजादी के लिए जिन्होंने कुछ भी नहीं किया ना, उनका भाग्य है कि आज सरकार चला रहे। देश के आजादी के लिए मुसलमानों ने भी अपनी जान न्यौछावर की है। मुसलमान भी अंडमान में रहे हैं, लेकिन न्याय की बात हो, जो गलत है वो गलत है। अगर बिल में भी जो गलत है हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। मैं तो मांग करता हूं कि जो गलत है उसको सीधा करो, लेकिन आप लोगों ने जो किया वो इस तरह का है कि जैसे कि आपने वहां जो बोर्ड बनेगा, तो बोर्ड के बारे में सब लोग बोल रहे थे। सबसे पहली बात ऐसी है मैडम चेयरमैन कि बोर्ड चुनाव होकर आता था, अब आप नॉमिनेशन करने जा रहे हो, वही तो जनतंत्र का मार खा रहा है। जब नॉमिनेशन करना है मतलब सरकार को जो चाहे उसको रख देगी, बाकी तो अधिकारी है उसके ऊपर, वो भी आएंगे, वो तो सरकारी अधिकारी रहेंगे। बोर्ड पे उल्टा ऐसा होने वाला है कि बोर्ड में हमारे मुस्लिम जो बांधव भगिनी जो वहां होगी वो माइनॉरिटी में होगी। महिलाओं की बात करते हो, महिलाओं को तो आरक्षण 1995 एक्ट में है, नया नहीं किया आपने, ढोल मत बजाओ उसका, वो पहले से है, उसका हम समर्थन करते हैं। लेकिन जो दो लोग गैर मुस्लिम आप चाहते हो, हमारे मन में शंका है कि क्या आपने सही दिल से लाया है, जबकि आपको मालूम है कि बोर्ड पहले चुनाव चल जाता था, आप नॉमिनेट कर रहे हो, और नॉमिनेट करने के बाद में आप क्या करने वाले हो, तो दो गैर मुस्लिम होंगे। मैं आपको विनती करता हूं, पहले तो शांति से सोच लो क्या कर रहे हो। आप एक तरफ कह रहे हो कॉमन सिविल की कोड की बात करते हो, और जब दूसरी तरफ यहाँ दो मुस्लिम गैर मुस्लिम हमारे वक्फ बोर्ड पे ला रहे हो। मुझे डर लगता है कि हमारे हिंदुओं के मंदिरों में भी कल गैर हिंदू अबर लाना चाहोगे। उन्होंने अभी उदाहरण बताया मंदिर का, याद रखना शिवसेना उसके खिलाफ खड़ी रहेगी। अगर हमारे मंदिर में कभी आपने सोचा भी कि किसी गैर हिंदू को उस मंदिर के बोर्ड पे लाने की कोशिश भी करोगे, तो याद रखना हम उसे विरोध करेंगे, क्योंकि ये जो चल रहा है वो आगे चलकर क्रिश्चियनों पे हो सकता है, आगे चलकर जैन देरासर पे हो सकता है, आगे चलकर सिख धर्मों के गुरुद्वारा पे हो सकता है। क्यों कर रहे हो आप? क्या आपका उद्देश्य है? क्या आपका हेतु है? क्यों चाहिए आपको गैर?
ये धार्मिक नहीं है। रिलीजियस एंड पायस जो कहा जाता है, डोनेशन दिया जाता है वक्त के लिए, फॉर व्हाट पर्पज? इट इज अ रिलीजियस एंड पायस। यू आर शोइंग इट इज अ गवर्नमेंट फंक्शनिंग। कैसे हो सकता है गवर्नमेंट का? वो धार्मिक है और धार्मिकता के लिए दिया जाता है। ऐसी स्थिति में आप कहते हो कि उसके धार्मिकता नहीं है। जैसे भी ये देरासर के मंदिर में भी आप कर सकते हो। आगे चलकर हमारे हिंदू देवस्थान है। आपने ये अभी जो मैंने मंदिरों की बात की, हमने मैं उनके साथ में था, 370 धारा खत्म करी। हमने आपका अभिनंदन किया। मैं कैबिनेट में था, बहुत खुश था। कितने लोग कश्मीर में हिंदू आ गए बताओ तो सही। कश्मीर में जमीन कौन खरीद रहा है वो भी तो बताओ, पता चलेगा कश्मीर की जमीन कौन खरीद रहा है। दूसरी बात, हमारे हिंदुस्तान के जो हमारे देवस्थान की मंदिरों की जगह होती है, इतनी हजारों एकड़ जमीनें, वो जमीन भी बेची जा रही है। क्या आप इसी तरह का कानून हिंदुओं के देवस्थान की जमीन बेचने वालों के खिलाफ भी लाएंगे क्या? वो भी तो बताओ, तो पता चलेगा आप सही में सेक्युलर की बात करते हो, हिंदुत्व की बात करते हो कि मुस्लिमों की बात करते हो। सर, आपके मैनिफेस्टो में क्या था? ये आपका मैनिफेस्टो पढ़ता हूँ। 2010-9 में और 2014 में आपने मैनिफेस्टो लाया था। उस मैनिफेस्टो में आपने लिखा था, द बीजेपी विल एग्जामिन द रिकमेंडेशंस ऑफ द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी रिगार्डिंग वक्फ प्रॉपर्टीज headed by Shri K. Rahman Khan, 2014, Deputy Chairman Rajya Sabha, and would, in consultation with Muslim religious leaders, take steps to remove encroachment from an unauthorized occupation of work properties. Further, you have said the ASI will be provided with appropriate resources for the maintenance of all national heritages sites and prevent their vandalization in any form. Today, your own people are vandalizing. In Maharashtra, they are vandalizing. Ask the ASI what is happening at Aurangzeb, what is happening at Sambhajinagar. You will come to know. And therefore, ये जो मैनिफेस्टो है उसके ऊपर भी हमने आपके सामने कहा है। दूसरी बात, कलेक्टर की बात आपने थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया, लेकिन क्या किया? फिर भी दोबारा वही किया। आपने सुबह एक अच्छी बात की कि प्रोस्पेक्टिव करेंगे, उस पे तो नहीं है। लेकिन ये जो आप कर रहे हो कलेक्टर की बात, जो अधिकारी आने वाला है वो भी आप गवर्नमेंट ऑफिसर है ना। एवरीबडी फॉर ओन कॉज ओन जज, दैट इज नॉट करेक्ट। यू हैव टू करेक्ट इट राइट नाउ। हमने खुद कहा था कि ओरली इसके आगे कोई भी वक्त नहीं करेगा, रजिस्टर करेगा, ओन प्रॉपर्टी होनी चाहिए, पोजीशन में होनी चाहिए। हमने जेपी से भी कहा हम सुधार के लिए है, लेकिन आपका हेतु कभी सही नहीं लगता। इसलिए मैं इतना ही कहता हूं कि जिस ढंग से आपने ये जो बिल लाया है, उस बिल को देखते हुए आपका हेतु स्पष्ट नहीं होता। आपके मन में कुछ और ही है। जमीन आपको हड़प करनी है, और किसके लिए करनी है? जैसे मैंने कश्मीर में नाम लिया, जैसे मैंने जहाँ मणिपुर में भी चल रहा है, उसी के लिए चल रहा है। और किस किस लोगों के लिए चलता है, किन उद्योगपति के लिए चलता है, सभी को पता है। आपका उद्देश्य जमीन हड़पने का है, बाकी कुछ नहीं है, न्याय देने का नहीं है। इसलिए मैं आपको एक ही बताता हूँ, वोटों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। आप लोगों के वोटों पे सच्चाई नहीं है, दिल में भी सफाई नहीं है। इसलिए तो बाद में राज कपूर को कहना पड़ा, राम तेरी गंगा मैली हुई, पापियों के पाप धोते धोते। 1000 लोग मर गए उसमें। और इसी को आगे बढ़ा के मैं कहता हूँ कि आपने नारा दिया बटेंगे तो कटेंगे, और आपने कल सौगते मोदी भेजा तो बांटोगे तो बचेंगे वाली बात आ गई है। आप बांट रहे हो, बचने के लिए बांट रहे हो, ये अच्छा नहीं है। आप अंदर मन से पूछो कि सही में आपको किसी का भला करना है कि नहीं करना है। आप भला करना नहीं चाहते और आप बांटोगे तो अरे भैया, आपको जब आपने कहा ना कि मंगलसूत्र छीना लिया जाएगा, ऑनरेबल मेंबर, आप भूल गए क्या किसको बोल रहे थे? इसलिए मैं आपसे मेरा भाषण समाप्त करने के बाद मैं इतना ही कहता हूँ, आपके दिल में नफरत है ना, वो निकाल डालो। We need harmony, not the hatred. We need harmony, not the hatred.
अगर हार में नहीं चाहते हो तो बिल फिर अंतर्मुख होकर माननीय सदस्य श्री सोचो नीलेश कि क्या हम लंके जी। सही में मुस्लिम समाज को न्याय नीलेश देने के लंके लिए। जी। धन्यवाद सभा। एक मिनट ऑनरेबल मेंबर प्लीज वेट ऑनरेबल मंत्री माननीय मंत्री जी। ने कहा अरविंद सावंत जी बैठते बैठते समर्थन किया कि नहीं किया वो बोला नहीं है, इसलिए मैं आप बिल को समर्थन करते कि नहीं करते आपने क्लियर नहीं किया। लेकिन मैं से इतना कहना चाहता हूँ, पहले मुझे भी अरविंद सावंत जी का शिव सैनिक होने का, शिवसेना का MP होने का जैसे बोल चाल था वो क्यों बदल गए हैं? आप इंसान बदल गए या कांग्रेस के साथ हाथ मिले इसलिए आप बदल गए? पहले तो बड़ा शिवसेना का एजेंडा लेके अच्छा बोलता था, हमको भी अच्छा लगता था। ऑनरेबल मेंबर श्री नीलेश लंके जी प्लीज स्टार्ट। आप शुरू करो। ऑनरेबल मेंबर आप प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए, आप बैठिए। नीलेश लंके जी। आदरणीय सभापती महोदय, आज आपण जो वक्फ बोर्ड संबंधित विधेयक सादर करत आहोत त्यावर बोलण्यासाठी मी उभा आहे। सरकार म्हणते की या विधेयकामागचा हेतू तो वक्त संशोधन बिल पर चर्चा लगातार सदन में हो रही है। पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने तर्क रख रहा है, लेकिन इसको लेकर सच क्या है झूठ क्या है यही टटोलने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान होंगे जो तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं उन्हीं का फैक्ट चेक एक तरह से अगले 1 घंटे में यहां अपने शो पर हम करने वाले हैं। जहां बिल्कुल मैं फिर स्वागत करता हूं हाजी खान साहब का, हमारे साथ हैं मुमताज आलम रिजवी जी, हमारे साथ हैं अंबर जैदी जी, हमारे साथ हैं और शादाब शम्स साहब हमारे साथ हैं। शादाब साहब प्रेसिडेंट हैं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। अभी शिवसेना यूबीटी के सांसद बोल रहे थे अरविंद सावंत जी। अब उद्धव ठाकरे की पार्टी का स्टैंड समझना शायद सबसे ज्यादा मुश्किल है कि वो क्या करें। अब जो वो ग्राउंड दे रहे थे उनकी सबसे बड़ी दलील ये थी कि ये अचानक क्यों मुस्लिम महिलाओं की या पासमानदा मुसलमानों की चिंता होने लगी मोदी सरकार को। उनको ये लग रहा था कि ये सरकार सही नियत के साथ बिल लेकर के नहीं आई है। और दिन में उनकी पार्टी के एक दूसरे सांसद ने ये कमेंट किया था कि इस बिल के आने के बाद प्रॉपर्टी वॉर शुरू हो जाएगी देश के अंदर। तो मैं जरा इसका ही जवाब चाहता हूं शम्स साहब से। प्रॉपर्टी वॉर शुरू हो जाएगी, जगह जगह मुकदमे खड़े हो जाएंगे, देश भर के अंदर अदालतों में सारी वक्फ की रिलीजियस प्रॉपर्टीज के खिलाफ कोई ना कोई केस कर देगा। मंतव्य मंशा बिल्कुल साफ दिख रही है। पूरा विपक्ष ये चाहता है कि किसी के कंधे पर बंदूक रख के सरकार को अनस्टेबल किया जाए। देश जलाना पड़े तो जलाएंगे, शाहीन बाग बनाना पड़े तो बनाएंगे, जो कुछ करना पड़े हम करेंगे क्योंकि सत्ता चाहिए। भाई हम तो मोदी जी तो शुरू से कह रहे हैं अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति का विकास करना है। अंतिम छोर पे कौन खड़ा है आज? देश का मुसलमान। सबसे बुरी हालत सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, मुसलमानों के हालात दलितों से बदतर हैं। अगर आज उस कम्युनिटी के बारे में, उस जो वक्फ जिसके लिए बना था, किसके लिए था वक्फ? गरीबों के लिए। बैठा कौन है? अमीर। तो अगर गरीबों का हक गरीबों को देने की कोशिश ईमानदारी से सरकार कर रही है, पसमानदाओं की बात करिए। पसमानदा किसे कहते हैं? गरीब तबका जो छोटी जाते रह गई, जिनका शोषण हुआ, जिनको आगे बढ़ने नहीं दिया गया, उनके बारे में बात की जा रही है। और अगर उनके बारे में चिंता करना आपको लग रहा है कि इसमें राजनीति है, तो हाँ, हम ये राजनीति हमेशा करनी चाहिए। अब जरा कुछ सवाल जो आम पब्लिक उठा रही है, लोगों के मन में विपक्ष के नैरेटिव के जरिए या लोगों के बीच में उठ रहे हैं, उनको सुलझाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। हाजी खान साहब, आप अपना सबसे बड़ा डर बताइए। एक डर, मैं उसका क्लैरिफिकेशन फिर इन लोगों से लूंगी। आप फैक्ट चेक करते हैं कि भाई असली जो ये विधेयक है वो कहाँ ठहर रहा है। देखिए एक डर बताइए बस। मैडम, हमें कोई डर नहीं है। सरकारें जो भी आती हैं, इससे पहले भी वक्फ बोर्ड में तरमीम हुई और उसमें नया कानून बना। ये सरकार जो आई है, ये सरकार पिछले 2014 से लेके अब तक ये देखना होगा हिंदुस्तान के लोगों को कि मुसलमानों के एजुकेशन पर इन्होंने कितना काम नहीं, किया। सरकार ने काम किया, उसका लेखा जोखा मैं आपसे ले लूंगी। मुझे मैडम, आज ये बताइए, मैडम, जो वक्फ संशोधन बिल है, इसमें आज आपको कौन सा एक ऐसा पॉइंट लग रहा है जिससे मुसलमानों का नुकसान हो जाएगा? मैडम, वो सड़क पर आ जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी, उनकी मस्जिद छिन जाएगी, ऐसा कौन सा क्लॉज लग रहा है? देखिए, वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी जो है लैंड ऑफ गॉड है। अच्छा। इससे जो टकराएगा, कोई भी टकराएगा, इसका गलत इस्तेमाल चाहे आज वो तर्कों पे बात करते हैं ना, लैंड ऑफ गॉड है, ठीक है। मुझे बताइए आज के विधेयक में ऐसा कौन सी बात है जिससे आपको लग रहा है कि मुसलमानों की हानि हो जाएगी, मुसलमानों की मस्जिदें छिन जाएंगी, मदरसे छिन जाएंगे, उनकी जमीनें छीन ली जाएंगी? कौन सी ऐसी बात है जिससे आपको ऐसा लगता है? देखिए, कोई चीज नहीं छिनेगी। हिंदुस्तान की
मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, आज भी है, कल भी रहेगी, परसों भी रहेगी, कोई किसी को छोड़ नहीं छीन चलिए फिर तो आपके कोई फेवर में कोई आ नहीं गए। छीन लिया। बहुत लेकिन शुक्रिया। सरकार की बहुत जिम्मेदारी शुक्रिया ये आज़िज़ बनती है, सरकार की ये बड़ी सच है। जिम्मेदारी एक बार बोल ले, बोल ले। बात सरकार की बड़ी जिम्मेदारी ये बनती है कि वक्फ बोर्ड का सही इस्तेमाल हो, जी। चाहे वो कोई भी सरकार हो, बिल्कुल, ये उसकी सहमत है। जिम्मेदारी ये है कि क्योंकि वक्फ बोर्ड का चेयरमैन सरकार बनाती है बिल्कुल सही। और उसका सही इस्तेमाल कराए, एजुकेशन के नाम पर, हेल्थ के नाम पर, हॉस्पिटल के नाम पर, गरीबों को खाना खिलाने के नाम पर, उसमें जो है सर्दियों में कंबल बांटने के नाम बहुत सही, पर, बिल्कुल। और अस्पतालों में लोगों को ये दवाई के नया एतबार वक्फ बिल वो से कर ये पाएगा? जिम्मेदारी सरकारों की होती है। सरकार बिल बना रही है, सरकार ने 2-3 काम जो किए हैं अभी, इस पर विरोध कर रही है, वक्फ बोर्ड भी कर रहा है, पर्सनला बोर्ड भी कर रहा है, मुसलमान भी कर रहे कौन हैं। सी? 4-5 मुसलमानों के नाम से पूरे हिंदुस्तान का मसला नहीं है, ये सारे हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी है, हिंदुस्तान के मुसलमानों की प्रॉपर्टी है। इसका सही इस्तेमाल अगर सरकार कराना चाहती है तो हिंदुस्तान के मुसलमान भी वेलकम करेंगे, और अगर उनके पास वेलकम अरे करने सर, आप अरे, एतराज आप नहीं बताइए बता रहे इस नहीं। पे बिल में, ऐसा आपके क्या एतराज है? बताए नहीं, सब लग रहा है वेलकम आपको भी करेंगे। कबूल है सर, आपको भी कबूल है। एतराज हमें ये है कबूल है, कि कबूल नंबर है। 2 कि जैसे कि हमारे नंबर 1 तो बता दीजिए पहले। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 1 दोनों बता रहा हूँ हाँ। कि बस दो, इसमें 2 महिलाएं रखी जा रही हैं। हाँ। हिंदू बोर्ड में भी 2 महिलाएं अरे रखी हिंदू जा को छोड़िए ना, आज आपकी बात हो रही है। मैडम, अरे बात रखवा कानून लेंगे जब बनाएंगे अरे रखवा तो लेंगे। सारे हिंदुस्तान के- अरे भाई रखवा अब महिला लेंगे। नहीं चाहिए बोर्ड में? आपको नहीं चाहिए? नहीं, हम रखी जाए, पहले आप भी तो था। कह रहे पहले भी था। प्रावधान पहले भी था, तो अभी भी आपने है। प्रॉब्लम फिर क्या है? क्या अब दिक्कत उन्होंने है? 2 नियुक्त कर दी कि 2 चलिए भाई, रहेंगी। मुस्लिम महिलाएं सुन रही हैं, सबसे बड़ी दिक्कत ये है दूसरी कि बात दो- ये कि हमारे यहाँ बात ये है कि पर्सनला बोर्ड के मामले में सरकार जो जितना दिखा रही है या जो लोगों में प्रचार हो रहा है, उतना नुकसान न मुसलमानों को होगा न सरकार। बात यह है कि जो लूट रहे बहुत हैं, शुक्रिया, जो लूट रहे thank हैं, you। उनकी जिम्मेदारी उनको जेल भेजने की तो सरकार फिर तो अच्छा हो गया ना सरकार क्यों वक्फ नहीं कर बिल? रही? उसमें मैं कह रहा हूँ 25 साल से मध्य प्रदेश में सरकार में प्रेसिडेंट जो है वक्फ बोर्ड का भारतीय अरे जनता भाई। पार्टी का है, बिहार में भारतीय जनता पार्टी का है, गुजरात में भारतीय, आप इन विधेयक लोगों में ने पूरे कब देश नहीं के किए। वक्फ बोर्ड नए सिरे से बनेंगे ना हाजी खान साहब। आज आपने महिलाओं वाली बात की, पैनल में एक 2 महिलाएं हैं। अब चलिए एक तो न्यूट्रल हैं, दूसरी हाँ। अपनी बात कह लें। तो वो कह रहे हैं पहले भी तो महिलाएं थी, अब कौन सा 2 क्या महिलाएं बदलाव आ जाएगा? मैंडेटरी क्यों कर दिया है, पूछ रहे हूँ। आप ये बताइए कि कौन सा ऐसा बोर्ड था जिसमें कई सारी महिलाएं आप यहाँ पे गिना सकते हैं जहाँ पर हो। और जो लोग महिलाओं की बात कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उन्होंने तो अपना महिला विंग ही डिसमेंटल कर दिया, या फिर जो महिला प्रधानमंत्री बनाने की बात करते हैं उनका एक महिला, उनकी कोई प्रवक्ता तक नहीं है। आप बात करते हैं प्रधानमंत्री बनाने की, ये लोग सिर्फ और सिर्फ बगलाने का काम करते हैं। जब ट्रिपल तलाक बिल बना था तब ये बात करते थे कि आप हिंदू विधवाओं के लिए भी तो कीजिए। ये लोग जो खुद अपने घर की महिलाओं को अधिकार नहीं देते, इन्हें दूसरों की बड़ी फिक्र होती है, तो ये बात करके पूरे मामले को डिरेल करने की कोशिश करते हैं कि असल मुद्दे पे बात ना हो सके। आज सुबह से मुस्लिम महिलाएं बिल के समर्थन में आ रही है, क्योंकि जो भी वक्फ होता है वो समाज में विधवा, गरीब, बच्चों, महिलाओं के लिए होता है कि उसका इस्तेमाल अल्लाह के नाम पर जो समर्पित प्रॉपर्टी की गई उसका इस्तेमाल समाज के वेलफेयर के लिए हो। आपने क्या किया? 10,000 से ज्यादा स्कैम्स हैं, वही शिकायतें मुस्लिम समाज की तरफ से। वक्फ प्रॉपर्टीज का मैनेजमेंट किस तरह से हुआ, या कितने ही सारी जंगल के जंगल पड़े हुए हैं, ऐसे की पते किसी को पता नहीं। मैं अपनी फैमिली का आपको बताऊं, मेरे परदादा ने प्रॉपर्टी मेरे दादा के नाम पर औलादुल वक्फ की थी। मेरे दादा छोटी उम्र में चली गई, मेरी दादी यंग थी, बच्चे छोटे थे। वो पूरी कई हजार एकड़ जमीन वो पूरी हमारे खानदान वालों के पास है, जबकि वो वक्त पे कोई और ले नहीं सकता उसको। लेकिन वो केस ऐसे ही पड़ा हुआ, आज हम बड़े हुए, वो डॉक्यूमेंट पढ़ते, तो अब हम उसको लेके चलेंगे तो पता चलेगा कितनी कितनी जमीन किसके पास, किस किसके कब्जे में है। यही सवाल मैं आपसे करना चाह रही थी, लेकिन वो हम लोग लाइव शुरू हो गया। तो सवाल ये है कि ऐसे जिस तरह का केस मेरी फैमिली का, ऐसे कितने सारे केसेस होंगे? बहुत सारे। रिजवी साहब, आपका क्या ऑब्जेक्शन है? आज जो ये वक्त संशोधन बिल आया, इसमें आपको कौन सी ऐसी चीज लगती है जिससे आम गरीब मुसलमान का नुकसान होगा? नहीं, मैं पहली चीज़ ये कि बिल्कुल क्लियर सरकार बार बार कह रही है, जिस पे कोई गौर नहीं कर रहा है, वो कह रही है कि वक्फ जो कानून है वो बहुत मजबूत था, उसे हम कमज़ोर करेंगे। ऐसा कहाँ ऑन रिकॉर्ड कहा अरे, गया? वो सुन नहीं, लो, ये पहली पूरा- बार नहीं, पूरा सुनने बोलने दीजिए। दीजिए। आप- आप- पूरा आपने लब्बो बिना लबाब बोलने वही, दिया। सुने तो इनकी। ये तो गलत पूरा बात मत लब्बो कीजिए लबाब ना। वही है। और वही दूसरी चीज़ ये कह रहे हैं कि हम पसमानदा मुसलमानों को, गरीब मुसलमानों को इतनी फिक्र हो गई, इनको मस्जिदों के नीचे विकास दिखता है, अब इनको वक्फ बोर्ड में विकास दिख रहा है। 80 करोड़ देश की जनता आज 5 किलो अनाज पे आश्रित नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूं जो ये कह रहे हैं ना। आज मैं चाहती हूं मैं कि मेरे उसी शो का पे आ रहा हूं। मकसद यही है मैं कि उसी पे बात करूंगा। अगले 30 मिनट में बता सकूं, एक फैक्ट चेक कर सकूं कि भाई जिन लोगों को फिलहाल जो मौजूदा वक्फ का जो संशोधन बिल है, इसमें जो प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं, देखिए, इसमें उन सबसे problems बड़ी को सही- प्रॉब्लम ये शादाब साहब हमें बता पूछिए दें। ना आप। हाँ। मैं सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि जैसे ही ये कानून लागू होगा, जो कहा जा रहा है, जहां जहां खास तौर से जो सेंट्रल गवर्नमेंट के मुकदमे हैं,
जो स्टेट गवर्नमेंट के मुकदमे हैं, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो मुकदमे हैं जहाँ जहाँ, वो जो है ख़त्म हो जाएंगे। और जो क्लेम है वक्फ बोर्ड का, वो क्लेम बाकी नहीं रहेगा। ये यहाँ पे बाद में ठीक है जाएंगे, क्या होगा नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2 ये नहीं, पहले नंबर 1 का ही जवाब ले लें। यहाँ पर फैज खान साहब जो ये कह रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा सच में? अगर सीधे शब्दों में कहूं तो वक्फ की जमीन छिन जाएगी ना? यही तो है। ठीक है, तो भाई वक्फ की जमीन छिन जाएगी ये कह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आदरणीय पिनास त्यागी जी, आप काफ़ी ज़हीन हैं, और यदि आपने अमित शाह जी को सुना हो, उन्होंने कह दिया ये रेट्रोस्पेक्टिव बिल नहीं है, यानी कि एक भी मस्जिद, एक भी दरगाह, एक भी मदरसे, एक भी कब्रस्तान जो है किसी को डिसमेंटल नहीं किया जाएगा, ना ही छीना जाएगा। एक पढ़े लिखे जैसे व्यक्ति की बात कीजिए और सुनिए। हाँ, जो अनसेटल्ड है, जैसे आपने सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन स्थापित है, उस पे आपने दावा कर दिया, ईडन गार्डन पे दावा कर दिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट पे दावा कर दिया, अंबानी के घर पे दावा कर दिया, आके इंडिया टीवी पे दावा कर देंगे। ये सब जो अनसेटल्ड मामले हैं ना, इस पर नया कानून आएगा और इनके दावों को हटाया जाएगा। जो खामखा उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, हटाया नहीं जाएगा। यदि निकलेगा, हक बात निकलेगी तो दिया भी जाएगा, लेकिन पहले से जो स्थापित है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। और अगर पहले से जो स्थापित है वो सरकारी जमीन पर अगर कब्जा हुआ हो, That's the thing, मैं वही कह रहा हूँ। मिलेनियम पार्क के वापस दिलवाएंगे, जो अनसेटल्ड है उसी पे होगा। रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है का मतलब जो स्थापित है वो रहेगा, यही मैं कह रहा हूँ। दूसरी बात, मैं इनको सुन रहा था, ये उद्धव ठाकरे जी की पार्टी मंगलसूत्र छीन लेंगे, फिर सौगाते मोदी दे दिए, फिर 370 हटा के दिखाओ, हटा दिए तो क्यों हटाए, सीए ला के दिखाओ, ला दिए तो क्यों लाए, राम मंदिर नहीं बना सकते, बना दिए तो क्यों बनाए। ये तो प्रेम की बात है। उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहां सिर देके होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। जो आज किरण रिजिजू जी ने कर दिखाया अपने गरीब मुसलमान भाइयों को, उनका अधिकार दे के रहूंगा, ये उन्होंने संसद में कहा है। और झूठ बोला है। और फिर मैं, अरे तुम्हारे नजर में तो झूठ बोला है। एक बात और पिनास जी, एक बात और पिनास जी, मस्जिद में आप बात वक्फ की करने आए ना, वक्फ की बात करिए, वक्फ की बात करिए। शामिल है, झूठ है सरकार, लीड करने नहीं दिया जाएगा। कलमा नमाज रोजा हज ज़कात में लीड करने नहीं दिया जाएगा। आज हम चर्चा को मुद्दे से नहीं भटकाते, नहीं भटका रहे, ट्रस्ट में सही बात करें, वक्त पे हमारे सवालों के जवाब दें। हाँ, सुनिए, वक्फ की जमीन वो कह रहे हैं नहीं छीनी जाएगी। अरे ये तो कह दिया कि छीनी जाएगी। क्या झूठ उन्होंने कहा कि छीनी जाएगी। उन्होंने कहा एक मिनट, अनसेटल्ड तो भाई अगर किसी चीज में विवाद है और कोर्ट में फैसला होना है, मुमताज जी आपने सवाल किया था, मैं उसका जवाब शम्स साहब से लेता हूं। ठीक है, वो पॉइंट वैलिड है कि सरकार ये कह रही है। मैं ये बता दूंगा कि इन्होंने कैसे कह दिया कि छीन जाए। एक बार आप, लेकिन आपकी बात का जवाब आ जाए वो बेहतर रहेगा, किसी के मन में गलत बात ना रहे कि भाई सरकार और वक्फ बोर्ड का जहां टकराव होगा, वक्फ के क्लेम का और सरकार की प्रॉपर्टी का जहां टकराव होगा, सरकार की प्रॉपर्टी मानी जाएगी, ये बिल कह रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं कह रहा। वो ये कह रहा है जो लेट द कोर्ट डिसाइड। यस, कोर्ट डिसाइड करेगा सही कौन है गलत कौन है। देश में न्यायपालिकाएं हैं और कोई रोक थोड़ी रहा है किसी को जाने से। अगर मेरी सरकार मेरे खिलाफ जाती है और मुझे लगता है कि मैं कागज में मजबूत हूं, मैं अपनी क्लेम प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, खत्म हो जाएगा नहीं कहा। आप कह गए यही है। अच्छा, क्लेम जो है वो डिसऑर्डर, मैं पढ़ के सुना दूं। पढ़िए आप पढ़िए, एक पढ़िए, मैं बता रहा हूं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी शैल नॉट बी deemed to be work property, so all wrong mutation in trees will be used to destroy works. Government organization or किसका पढ़ रहे हैं? एक मिनट, किसका पढ़ रहे हैं? वही जो गवर्नमेंट का है, जो लेकर के आई, वही पढ़ रहा हूँ। अच्छा बताइए, इसमें मैं वही जो अभी हमने कहा था, हिंदी में बता दीजिए, मैं वही बता रहा हूँ कि इसमें साफ साफ कहा गया है कि जैसे ही ये कानून लागू होगा, जो मैं कह रहा हूं
इसमें साफ साफ कहा गया है कि जो मैं पढ़ देता हूं आपके लिए वो गवर्नमेंट clause। ऑर्गेनाइजेशन आर एक मिनट, अरे ममता जी मैं पढ़ देता हूं वो क्लॉज सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एक मिनट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, पढ़ने दीजिए सुनिए ना वो क्लॉज मैं पढ़ रहा हूं, आप सुनिए वो क्लॉज ये कह रहा है द फॉलोइंग प्रोविजो शैल बी इंसर्टेड एट द एंड, नेमली प्रोवाइडेड दैट द एग्जिस्टिंग वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टीज registered on or before commencement of the Waqf Amendment Act 2025 as waqf by user will remain as waqf properties except that the property wholly or in part is in dispute or is a government property। ठीक है। वक्फ बाय यूजर आज से पहले जो था वो माना जाएगा सिवाय उसके जो डिस्प्यूटेड है या सरकारी जमीन है। यही बात का, यही तो हमने कहा। भाई अगर अरे ठीक है यही सुनिए ना, बात है। सुनिए, अगर सरकारी जमीन नहीं है, एक मिनट सुनिएगा जरा, आपने कहा, सरकार ने कहा जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, जब बिल आया है, बिल पास होने के बाद उससे पहले की सारी यथास्थिति बनी रहेगी, जो डिस्प्यूट है वो कोर्ट में सेटल होगा। जो सरकारी जमीन है जिसके कागज आपके पास है ही नहीं, जो आपके नाम पे रजिस्टर्ड है ही नहीं, जिसके सरकार दस्तावेज दिखा सकती है, तो फिर वो सरकार वापस भी ले सकती है। देखिए मैडम ऐसा है, मैं आपको बता दूं, देखिए नहीं बस मुझे बताइए ले सकती है कि नहीं ले सकती है, पहले आया नाम ये तो बताइए। पूछे उत्तर ले लीजिए मुकदमे तो चल ही रहे ना ऑलरेडी। नहीं मुकदमे नहीं, अगर ये जमीन सरकार की है, सरकार के पास कागज है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में मेंशन्ड है, उस पे मुकदमे चल रहे हैं। एक मिनट, 123 प्रॉपर्टी ये मन बना के आए कि इन्होंने विरोध करना है, न सुनना है किसी की, ना बात को समझना है। आज तक वो हमें नहीं मिली है। एक मिनट नहीं, मैं एक मिनट, आप कितने लोग मुकदमे लड़ रहे हैं वक्फ बोर्ड के साथ कि हमारी जमीन पर 10,000 से ज्यादा मुसलमान लड़ रहे हैं, 10,000 से ज्यादा मुसलमान लड़ रहे हैं, 40,000 में पता नहीं अलग अलग तरीके से चली हाँ, तो फिर आप स्पेशल केस क्यों बना रहे हैं वक्फ वो बोर्ड के लिए? क्लेम खत्म हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ क्यों खत्म हो जाएगा? क्या मुसलमान भारत के कानून से ऊपर होने चाहिए? फौरन सरकार जो है अपना कब्जा दिखा देगी और डीएम, अरे सरकार कहाँ की है? विदेश की सरकार है, भारत की सरकार है, नहीं भारत की करेगी। बात कर रहे हो? ये ब्रिटिश सरकार फंसाया कब्जा जा कर रहा लेगी, है ऐसा कह और रहे इस हो? तरह से चूचू का एक मुरब्बा सेकंड, बना अरे दिया सुन गया तो है लीजिए। और अरे इसमें सुन तो गरीब लीजिए। मुसलमान एक सेकंड। कि ये सब गोए गुमराह हो गए। अरे गरीब मुसलमान की बात है तो 10 साल में वक्फ का जो रेवेन्यू है, जिस तरह से 1.25 करोड़ रह गया है ना सर, 1.25 करोड़ है, तो वक्फ की जो संपत्ति है उस हिसाब से क्या दे रही एक चीज और फाउंडेशन बंद कर दिया। अच्छा चलिए, एक चीज और व्यूअर्स को पता चलनी चाहिए। अभी मुमताज साहब ने कहा कि वहां किरण रिजिजू जी ने या किसी और स्पीकर ने कहा कि हम ये बिल ये एक्ट पहले बड़ा मजबूत था कानून वक्फ का, हम इसको कमजोर कर रहे हैं जी। वो कमजोर पहले मजबूत था, अब कमजोर हो रहा है, उसका मतलब क्या था? हालांकि ऐसे ये शब्द इस्तेमाल हुए नहीं हुआ। उन्होंने कहा हमने सेक्शन 40 वक्फ एक्ट 1995 का उसको रिपील कर दिया, हटा दिया सेक्शन 40 को। अब नहीं रहेगा ये। वो सेक्शन 40 क्या कहता था इसको आप सुनिएगा। जो आम भाषा में हम लोग आमतौर पर महीनों से जब से वक्फ की चर्चा चल रही कहते हैं ना, जहां वक्फ कहते हैं वो जमीन उसकी, जो जिस पर चाहे वक्फ दावा कर दे और उसको अपने रिकॉर्ड में लिख दे। ये सेक्शन ना सर सुनिए, ये सेक्शन 40 को कोट कर रहा हूं, सेक्शन 40 वक्फ एक्ट 1995। Section 40 of the Waqf Act 1995 empowers the Waqf Board to decide whether a property is Waqf property। वो वक्फ बोर्ड को ताकत देता है कि वो तय करे कि कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं, इंक्लूडिंग वेदर इट इज सुन्नी और शिया, आफ्टर कंडक्टिंग एन इंक्वायरी। इंक्वायरी भी वक्फ बोर्ड करेगा एंड इट्स डिसीजन इज फाइनल अनलेस रिवोक्ड और मॉडिफाइड बाय द ट्राइब्यूनल। दावा मेरा, जांच करने वाला मेरा और फैसला मेरा, और उस फैसले को आप चैलेंज भी मेरी अदालत में करेंगे। ये था आर्टिकल 40 पिछले कानून का, जिसको इस बिल में हटा दिया गया। पता है क्या गलत है इसमें? एक मिनट, ट्रिब्यूनल ये इंसाफ का कानून था, ये इंसाफ का कानून है। बिल्कुल, हम कह रहे हैं ट्रिब्यूनल किसका है आप बताइए। वक्फ बोर्ड का। चलिए सीधे एक मिनट वक्फ बोर्ड किसका है? ठीक है, चर्चा आगे भी जारी रहेगी। अभी बोल रहे हैं शिवसेना से, जरा सीधे लोकसभा में सुन लेते हैं। कौन सी वक्फ बोर्ड ने प्रॉपर्टी सरकार की खेली? लोगों का हंसना रहता है। आज मैं यहाँ पर कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। यहाँ पर इंडिया अलायंस के सभी साथी इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन आज इंडिया अलायंस का एक भी मुख्यमंत्री नहीं होगा जिन्होंने अपने कार्यकाल में वक्फ बोर्ड के भ्रष्टाचार पर इंक्वायरी नहीं की हो। हमेशा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल वाक्य जो है यहाँ पर बोलते रहते हैं। मैं कुछ उदाहरण यहाँ पर देना चाहूंगा। 2011 में ये तृणमूल कांग्रेस की सरकार बंगाल में थी और कांग्रेस
केंद्र सरकार में थी और ममता बनर्जी ने बंगाल में 1000 करोड़ के वक्फ घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की थी। दिल्ली में 2019 में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मेमोरेंडम दिया था कि दिल्ली वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसके अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के विधायक अमनातुल्लाह खान जो जेल भेजे गए। उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के शासन के दौरान अखिलेश यादव जी की सरकार में मंत्री रहे आजम खान ने वक्फ का मंत्री होते हुए, सही है ना भाई, सही है, बाहर आपसे तो बात किया मैंने, आपको पता है, वक्फ के मंत्री होते हुए खुल्लम खुल्ला लूट मचाई, सत्ता के संरक्षण में जबरन जमीनों को वक्फ संपत्ति घोषित करके अपनी निजी जागीर बनाने की कोशिश की। आज 50 से ज्यादा मामले उन पर दर्ज है और आज जेल में वो सलाखों के पीछे है। आप समाप्त कांग्रेस ने भी उनका विरोध किया था। ऐसा ही एक और उदाहरण सामने आया है दिल्ली में, जब कांग्रेस सरकार ने रातों रात 123 कीमती और प्राइम लोकेशन पर स्थित संपत्तियों को दिल्ली वक्फ बोर्ड को सौंप दिया इलेक्शन के पहले। और तेलंगाना में भी ऐसा ही उदाहरण है कि जहां पर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने यहां पर कहा सबसे पहला मैंने विरोध किया, लेकिन आज इसी तेलंगाना में सबसे ज्यादा लिटिगेशन है। 77,000 करोड़ से ज्यादा जमीन, 77,000 एकड़ से ज्यादा जमीन वक्फ के पास है, लेकिन सिर्फ 22,000 एकड़ जमीन विवाद मुक्त है। बाकी 55,000 जमीन जो है विवाद उसके ऊपर है, क्योंकि उन जमीनों पर गवर्नमेंट सरकारी संपत्तियां हैं और गवर्नमेंट के वास्तु जो है वहां पर बने हैं। केरल में भी ऐसे ही उदाहरण है। तो मुझे लगता है कि ये जो विपक्ष इसका घड़ी घड़ी विरोध कर रही है, ये विरोध जो है, ये विरोध सिर्फ अपने पाप छुपाने के लिए यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि पूरे पाप अब उजाले में आ जाएंगे। उन्हें डर है कि वक्फ के नाम पर की गई लूट, अवैध कब्जे और राजनीतिक सौदेबाजी अब दस्तावेजों में दर्ज हो जाएगी और जनता की अदालत में उनकी पोल खुल जाएगी। इसलिए पूरे जोरों शोरों से जो है विरोध करने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। सर समाप्त की जमात है, समाप्त। और भी बहुत यहाँ पर उदाहरण है सर। यहाँ पर कुछ लोगों का मैं भाषण सुन रहा था सर। यहाँ पर गौरव गोगोई जी कह रहे थे कि लोग रिफॉर्म ला रहे हैं, बिल से समस्या बढ़ेगी। मैं कहता हूं यहाँ पर बिल से जरूर समस्या बढ़ेगी, लेकिन किसकी बढ़ेगी? जिन्होंने यहाँ पर लूट मचाया और भ्रष्टाचार किया, उनके लिए जो है यहाँ पर बिल से दिक्कतें जो है बढ़ने वाली है। यहाँ पर इन्होंने कुछ कहा कि अंग्रेजों के लिए मर्सी पिटीशन लिखा था। मैं यहाँ पर यूबीटी वालों से पूछना चाहूंगा कि बाजू में बैठ के जिन्होंने सावरकर जी को गाली देने का काम किया, उनके ऊपर प्रश्न पूछने का हिम्मत इन पे नहीं है। लेकिन ये भूल गए अफजल गुरु के लिए किसने पिटीशन दायर की थी, किसने जो है अफजल गुरु को। समाप्त कीजिए आप, प्लीज प्लीज कंक्लूड। मैं यहाँ पर अपनी बात समाप्त करने से पहले, ये जो बिल है 2011-12 में 25% मुसलमान गरीब रेखा से नीचे थे। ये आंकड़ा सिर्फ एक संख्या नहीं बल्कि एक कड़वा सच है, जो दशकों से चली आ रही उपेक्षा और तुष्टीकरण की नीतियों का परिणाम है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 इस दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। यह बिल न तो किसी समुदाय के खिलाफ है, न ही किसी के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए। यह बिल पारदर्शिता लाने का वादा करता है। यह वक्फ संपत्तियों को अवैध कब्जों से मुक्त करने का संकल्प लेके आता है। धन्यवाद।